नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीद श्रेणी के तहत एक अनुबंध को मंजूरी दी। भारत ने बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के शासकीय बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। दल बदल रोधी कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। एक नए अध्ययन में अंतरिक्ष के मौसम और उड़ानों में होने वाली देरी के बीच की कड़ी को उजागर किया गया और बृहत्तर पन्ना भूदृश्य परिषद का गठन किया गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीद श्रेणी के तहत एक अनुबंध को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की एक कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। ये अनुबंध रक्षा अधिग्रहण नीति 2020 की खरीद श्रेणी के अंतर्गत 3 कैडेट प्रशिक्षण पोतों की खरीद के लिए किया जाएगा। रक्षा अधिग्रहण नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें हथियारों या प्लेटफॉर्म्स के संबंध में सकारात्मक स्वदेशीकरण की सूची जारी करने का प्रावधान किया गया है। खरीद की अलग अलग श्रेणियों में स्वदेशी सामग्री में वृद्धि की गई है। खरीद श्रेणी के तहत खरीद को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक के ऑर्डर्स को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और लघु शिपयार्ड्स के लिए आरक्षित किया गया है। खरीद यानी भारतीय IDDM स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनिर्मित श्रेणी की बात करें तो ये एक भारतीय विक्रेता से उत्पादों की खरीद के बारे में है। हालांकि ऐसे उत्पादों में 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए और साथ ही ये मात्रा आधार अनुबंध मूल्य की लागत के आधार पर होनी चाहिए। आधार अनुबंध मूल्य का मतलब है कर और शुल्क को हटाकर कुल अनुबंध मूल्य। ये रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत खरीद की 5 श्रेणियों में से एक है। DAP 2020 ने 2016 की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का स्थान लिया है। इसके तहत श्रेणी 1 के तहत खरीद यानी भारतीय IDDM को शामिल किया जाता है, जिसमें कि 50% से ज्यादा स्वदेशी डिजाइन होने चाहिए। दूसरी श्रेणी खरीद भारतीय के तहत स्वदेशी डिजाइनों के मामले में 50% या इससे ज्यादा, अन्यथा 60% या इससे ज्यादा होना चाहिए। तीसरी श्रेणी है खरीद और निर्माण भारतीय के तहत निर्माण खंड का 50% या 50% से ज्यादा भारतीय होना चाहिए। इसके अलावा चौथी श्रेणी है खरीद वैश्विक भारत में विनिर्माण श्रेणी के तहत 50% या उससे ज्यादा का स्वदेशीकरण होना चाहिए। वहीं खरीद वैश्विक जो कि 5वीं श्रेणी है, उसके तहत विदेशी विक्रेता या शून्य भारतीय विक्रेता 30% या इससे ज्यादा की स्वदेशी सामग्री का उपयोग करेंगे। भारत ने बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के शासकीय बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में भारत ने बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की विशेष विंग्स में साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा संक्रमण को जोड़ने की सिफारिश की थी। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर वर्ष 2005 में आयोजित बिम्स्टेक ऊर्जा मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गठन पर सहमति बनी थी। इसके गठन के पीछे मुख्य ध्येय ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, पुनर्संरचना, विनियमन और सर्वोत्तम प्रथाओं से प्राप्त अनुभवों को साझा करना था। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के उद्देश्य हैं बिम्स्टेक देशों के बीच सार्थक सहयोग पर रोड मैप का सुझाव देने के लिए ऊर्जा संबंधी डेटाबेस का निर्माण, प्रबंधन और मूल्यांकन करना। बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि वर्ष 2018 में सदस्य देशों ने ग्रिड इंटरकनेक्शन से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य बिम्स्टेक क्षेत्र में बेहतर पावर ट्रांसमिशन के साथ विद्युत के व्यापार को बढ़ावा देना है। 1125 मेगावाट की दोरजिलुंग हाइड्रो पावर परियोजना में बांग्लादेश, भूटान और भारत शामिल हैं। इस परियोजना के तहत भूटान को भारत के माध्यम से बांग्लादेश को विद्युत निर्यात करने की अनुमति दी गई है। बिम्स्टेक यानी कि बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। आपको बता दें कि बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। इसे जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं बंगाल की खाड़ी से सटे और इसके आसपास के 7 देश। ये देश हैं भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। वर्तमान में थाईलैंड बिम्स्टेक का अध्यक्ष है। इसका सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। अगली खबर दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल रोधी कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी राजनीतिक दल में एक विरोधी गुट की कार्रवाई दल बदल का कारण बनती है तो उस गुट पर दल बदल रोधी कानून लागू होगा, भले ही वो गुट उस दल में बहुमत में हो या फिर अल्पमत में। दल बदल रोधी कानून की बात करें तो संविधान में ये कानून 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा शामिल किया गया था।
इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। इस अनुसूची में दल बदल रोधी कानून लागू होने की शर्तों का उल्लेख किया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कुछ विशेष स्थितियों के बारे में जिससे कि किसी भी सदन के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके तहत यदि सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता त्याग कर देता है या फिर वो अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी निर्देश के विपरीत जाकर मतदान करता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है या उसके इस कृत्य को संबंधित दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया जाता है, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा यदि एक निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, वहीं अगर कोई मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। हालांकि दल बदल विरोधी कानून के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि एक राजनीतिक दल की किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाने या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उस दल के कम से कम 2/3 निर्वाचित सदस्य विलय के पक्ष में हों। इसके अलावा यदि कोई सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति या राज्य विधानसभा के सभापति या उपसभापति या फिर विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के लिए चुना जाता है तो वो अपने दल से त्यागपत्र दे सकता है और पद छोड़ने पर वापस दल में शामिल हो सकता है। एक नए अध्ययन में अंतरिक्ष के मौसम और उड़ानों में होने वाली देरी के बीच की कड़ी को उजागर किया गया है। ये अध्ययन नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इस नए अध्ययन में कई बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। अंतरिक्ष के मौसम संबंधी परिघटनाओं के दौरान विमानों के आगमन की औसत विलंब अवधि में सामान्य स्थितियों की तुलना में लगभग 81.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये परिघटनाएं संचार और नेविगेशन को प्रभावित करती हैं, जो आधुनिक वायु परिवहन के प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष के मौसम की बात करें तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद अंतरिक्ष के वातावरण में भिन्नता का प्रदर्शन है। और आइए अब आपको बताते हैं अंतरिक्ष के मौसम से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। सौर पवन, ये निरंतर सूर्य से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। इनमें मुख्य तौर पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। दूसरा है कोरोनल मास इजेक्शन, ये सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का बड़े पैमाने पर उत्सर्जन है। भूचुंबकीय तूफान, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले उतार चढ़ाव हैं और सौर पवन और अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन की वजह से होते हैं। सौर कलंक सूर्य के ऐसे क्षेत्र हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में लगभग 2500 गुना ज्यादा मजबूत होता है। यहाँ तक कि सूर्य पर भी किसी अन्य स्थान की तुलना में बहुत प्रबल होता है। एक सामान्य सौर कलंक सूर्य पर गहरे रंग का धब्बा होता है। इसे अम्ब्रा कहा जाता है। ये प्रकाशित क्षेत्रों से घिरा होता है जिसे पेनम्ब्रा कहा जाता है। सौर कलंक 11 वर्षों के औसत चक्र के तहत घटते बढ़ते रहते हैं। बृहत्तर पन्ना भूपरिदृश्य परिषद का गठन किया गया। ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल यानी GPLC का गठन केन बेतवा लिंक परियोजना के एक भाग के रूप में किया गया है। इस परिषद का उद्देश्य बृहत्तर पन्ना भूदृश्य प्रबंधन योजना का व्यवस्थित और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। केन बेतवा लिंक परियोजना एक नदी जोड़ो परियोजना है। ये परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। इसके तहत केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। GPLC के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो इस भूपरिदृश्य में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों में बाघ, गिद्ध और घड़ियाल के लिए पर्यावास, संरक्षण और प्रबंधन की बेहतरी को सक्षम करना है। स्थानिक प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता संरक्षण के लिए भूदृश्य को समेकित करना है। इसके अलावा प्रजाति विशेष और स्थान विशिष्ट निगरानी रणनीतियां तैयार करना है। एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन की बात करें तो किसी भूदृश्य से वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दीर्घकालिक सहयोग को एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन कहते हैं। वांछित उद्देश्यों में शामिल है कृषि उत्पादन, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का वितरण, सांस्कृतिक विरासत और मूल्य संरक्षण तथा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना। पन्ना टाइगर रिजर्व विंध्य पहाड़ियों में दक्कन प्रायद्वीपीय, ऊपरी गंगा के मैदान और अर्ध शुष्क गुजरात राजपुताना क्षेत्र के संगम के निकट स्थित है और यही कारण है कि इसमें 3 जैव भौगोलिक क्षेत्रों के प्रभाव दिखाई देते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व की प्रमुख नदी केन नदी है। ये इस रिजर्व से होकर गुजरती है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। सरकार ने 2011 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया था। ये मध्य प्रदेश का तीसरा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है।
अन्य 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, पंचमढ़ी और अमरकंटक। आपको बता दें कि भूदृश्य के लिए जो दृष्टिकोण है उसमें सबसे पहली बात है कि अनुकूल प्रबंधन किया जाए, सामान्य चिंता का आरंभिक समाधान किया जाए, बहुस्तरीय दृष्टिकोण को लागू किया जाए, बहु कार्य किए जाएं, बहु हितधारक हो। इसके अलावा सहमति एवं पारदर्शिता आधारित परिवर्तन तर्क हो, अधिकारों और दायित्वों की स्पष्टता हो, भागीदारी आधारित और उपयोगकर्ता अनुकूल निगरानी हो, लोचशीलता हो और हितधारक की क्षमता को मजबूती मिले। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। रायसीना डायलॉग 2023। रायसीना डायलॉग एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। इसका आयोजन 2016 से नई दिल्ली में प्रतिवर्ष किया जाता है। ये वैश्विक समुदाय के समक्ष विद्यमान सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इसका नाम रायसीना पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। इस पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन और अन्य प्रमुख सरकारी कार्यालय स्थित हैं। इस कारण इसे भारत सरकार का सत्ता आसन भी कहा जाता है। इसकी मेजबानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करता है। ये समकालीन भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र मुद्दों पर भारत के प्रमुख सम्मेलन के रूप में उभरा है। ये नीति व्यापार, मीडिया, नागरिक समाज, रक्षा और विदेश नीति से संबंधित वैश्विक नेताओं को एक साथ लाता है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। भारत ने G20 राष्ट्रों से भगोड़े आर्थिक अपराधियों का तेजी से प्रत्यर्पण करने और ऐसे अपराधियों की घरेलू और विदेशों में मौजूद परिसंपत्तियों की जब्ती के लिए बहुपक्षीय कार्रवाई योजना अपनाने का आह्वान किया है। केंद्र सरकार ने FEOs से निपटने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 बनाया है। अधिनियम के मुताबिक भगोड़ा आर्थिक अपराधी वो है जिसने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़ दिया है या फिर जिसने विदेश में होने के कारण आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा जिसके खिलाफ किसी ऐसे निर्दिष्ट अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं जिसमें शामिल आर्थिक मूल्य 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगला टॉपिक है अग्रिम प्राधिकरण योजना, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने निर्यात दायित्व विस्तार के लिए संरचना शुल्क की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। इस कदम से अब एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत अधिक मामलों को शामिल किया जा सकेगा। अग्रिम प्राधिकरण योजना विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यान्वित करता है। ये योजना उन इनपुट्स के कर मुक्त आयात की अनुमति देती है जिन्हें निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया गया है। आपको बता दें कि विदेश व्यापार महानिदेशालय मानक इनपुट आउटपुट मानदंडों की एक ऐसी क्षेत्रवार सूची प्रदान करता है जिसके तहत निर्यातक आवेदन करना चुन सकते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय मसाला बोर्ड। हाल ही में कोच्चि स्थित भारतीय मसाला बोर्ड की 36वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। इसे पूर्ववर्ती इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद का विलय करके गठित किया गया है। ये बोर्ड इलायची उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी है और साथ ही अधिनियम के तहत सूचीबद्ध 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार है। इस बोर्ड का अध्यक्ष वरिष्ठ सचिव स्तर का अधिकारी होता है। साथ ही संसद के 2 सदस्य भी बोर्ड में चुने जाते हैं। ये बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। अगला टॉपिक है सूरजमुखी का तेल। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल के आयात के लिए शुल्क दर कोटा को समाप्त कर दिया है। शुल्क दर कोटा आयात की उस मात्रा का कोटा होता है जिसे भारत में एक निश्चित या शून्य सीमा शुल्क पर आयातित किया जाता है। एक बार ये कोटा पूरा हो जाने के बाद अतिरिक्त आयात पर सामान्य दर से प्रशुल्क लगाया जाता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% सूरजमुखी तेल यूक्रेन और रूस से आयात करता है। अगला टॉपिक है स्वायत्त यानी ई लेन देन के माध्यम से स्टार्टअप महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहन देने की पहल। हाल ही में स्वायत्त की सफलता के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया गया था। स्वायत्त गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर एक पहल है। स्वायत्त पहल को पहली बार 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य GEM पोर्टल पर विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की अलग अलग श्रेणियों के समावेशन को बढ़ावा देना है। GEM की स्थापना केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त निकायों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए की गई है। GEM वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।
वातानुकूलित संघनित्र यानी एयर कूल्ड कंडेंसर ACC। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में सुपर क्रिटिकल प्लांट में भारत का पहला वातानुकूलित संघनित्र स्थापित किया है। ACC एक प्रत्यक्ष शुष्क शीतलन प्रणाली है। इसमें भाप को वायु शीतित फिन ट्यूब्स के भीतर संघनित किया जाता है। पारंपरिक जल शीतित संघनित्र की तुलना में ACC में लगभग 1/3 वाटर फुटप्रिंट होता है। इससे वार्षिक करीब 30.5 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की बचत होती है। रक्षा अभ्यास शिन्यू मैत्री ये भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आयोजित अभ्यास है। 10/2023 ये संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच आयोजित अभ्यास है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर्स। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने नाइपर्स की पहली शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषध विभाग द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। ये औषधि विज्ञान में उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान और विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र है। इसे संसद में एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। अगला टॉपिक है यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के निवासियों के लिए युवा पेशेवर योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र जारी किए हैं। यंग प्रोफेशनल्स स्कीम्स के तहत दोनों देशों के 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम में रहने और काम करने की अनुमति दी जाएगी। ये योजना वर्ष 2021 में हस्ताक्षरित यूके इंडिया मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप की मजबूती को रेखांकित करती है। इसमें आवेदन के लिए जो मानदंड हैं उसके तहत आवेदन जमा कराते समय आवेदक को 30 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए 2,50,000 भारतीय रुपए के बराबर धनराशि दिखाने की आवश्यकता होती है। भारत आने वाले प्रत्येक पेशेवर को विदेशी विषयक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय या विदेशी पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण कराना आवश्यक है। हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने सेटस नक्षत्र में एक जेलीफिश गैलेक्सी J0201 की तस्वीर ली है। जेलीफिश आकाश गंगाएं उन आकाश गंगाओं को कहा जाता है जो अपने केंद्र से विस्तारित लंबी, पतली और टेंटिकल जैसी संरचनाओं को प्रदर्शित करती हैं। मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आकाश गंगा गैस विहीन बन गई है। HST को नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 1990 में निम्न भूकक्षा में प्रक्षेपित किया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। ये ब्रह्मांड को दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी और निकट अवरक्त प्रकाश स्पेक्ट्रम में देखने में सक्षम बनाता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। श्री मोरारजी देसाई। श्री मोरारजी देसाई का जन्म गुजरात में हुआ था। वे 1918 में बम्बई की प्रांतीय सिविल सेवा में शामिल हुए थे। उन्होंने 12 वर्षों तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य किया था। वर्ष 1930 में वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। वर्ष 1931 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अलग अलग क्षमताओं में देश की सेवा की थी। वे वर्ष 1977 से 1979 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। श्री मोरारजी देसाई को भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया था। मोरारजी देसाई एक उत्कृष्ट प्रशासक थे और वे सत्यवादी तथा मजबूत विश्वास वाले व्यक्ति थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।